नमस्कार, स्वागत आप सबका। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 25 केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। और आज हमारा रहेगा पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट सेकंड से अब हम थर्ड पे आ चुके हैं। तो थर्ड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो हम पढ़ेंगे माध्य पद विचलन विधि से, और इसके साथ साथ माध्यक और बहुलक के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करना चाहेंगे माध्य, और वो भी आपका कौन सी विधि से? पद विचलन विधि से। अब ये वाला डेटा हमने ले लिया है पहले भी, पिछले पार्ट 2 में, और इसका माध्य कितना आया था? 174। तो इसका मतलब इसका उत्तर भी कितना आना चाहिए? 174 आना चाहिए। लेकिन पद विचलन विधि किस तरीके से होती है ये देखते हैं। यहाँ पर ये साप्ताहिक मजदूरी दे रखी है, कर्मचारियों की संख्या, मतलब हम क्या कह सकते हैं? एफ आई हमारे पास में, यानी कि बारंबारता, फ्रीक्वेंसी हमारे पास में है। ये आपको टेबल बनानी होगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रतिदिन मजदूरी, और यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या। सबसे पहले वर्ग चिन्ह की बात हुई है, यानी कि एक्सआई की बात हुई है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? वर्ग चिन्ह का आपको पता होना चाहिए। किसी भी वर्ग की निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ के अगर 2 का भाग दें, यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 155 प्लस 160 बटे 2 अगर आप करोगे तो वर्ग चिन्ह आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा? 155 आ जाएगा। तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह 155 हो गया। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो 165 आएगा। इसके बाद में 175 आ जाएगा, 185 आ जाएगा, और 195 आ जाएगा। ये आपके वर्ग चिन्ह आ गए। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर विचलन के बाद में अगर आप इस वाले बॉक्स में जाएंगे तो ए लिखा हुआ है। ए का मतलब कल्पित माध्य है। तो कल्पित माध्य हम यहाँ पर कितना मान रहे हैं? 175। आप चाहे कोई भी मान सकते हैं, लेकिन बीच वाला अगर आप लेंगे तो वैल्यू आपकी आसान आएंगी। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ये आपका काम हो चुका है। अब सबसे पहले बात करें, ये हो गया। और एक एच, एच हम कितना ले रहे हैं यहाँ पर? 10। ये जो वर्ग माप है ना, ये 10 का अंतर अगर है तो ये ले लीजिए आप। इससे भी वैल्यू आसान आती है लेने को, आप और कितना लें। ठीक है जी। इसके बाद में चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर विचलन निकालना है, एक्स आई। एक्स आई आपके पास में वर्ग चिन्ह है, माइनस कल्पित माध्य अगर घटाएंगे तो विचलन आएगा। यहाँ पर 155 में से 175 घटाओगे तो माइनस का 20 आएगा। 165 में से 175 घटाओगे तो 10। 175 में से 75, 175 घटाओगे 0। यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। चलिए, अब इसके बाद में यू आई निकालना है। ये इंपॉर्टेंट है। यू आई हम कैसे निकालेंगे? कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एक्स आई। एक्स आई आपके पास में कितना है? 155 है। ठीक है। उसके बाद में माइनस ए लिख रखा है, तो ए हमने कितना माना? 175। और बटे एच, यानी कि एच कितना है? 10 है। तो माइनस का 20 बटे 10 यानी कि कितना आएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। और यही आपको करना है। यहाँ पे लिख देना -2। यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो -1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 0 के ऊपर माइनस में बढ़ती जाती है जनरल केस में, और नीचे प्लस के अंदर बढ़ती जाती है। और अब हम ये क्या करना है? एफ आई और यू आई का गुणा करना है। तो एफ आई यू आई का गुणा हम कर देते हैं। 5 को अगर आप -2 से करोगे तो माइनस का 10 आएगा। 8 को -1 से तो -8, आगे 0 हो जाएगा। 10 को 1 से करोगे तो 10 आएगा, और यहाँ पे 2 को 2 से करोगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई हमें जरूर निकालना पड़ेगा, और ये अपना कितना आएगा? माइनस का 4 आ जाएगा। और यहाँ पे सिग्मा एफ आई की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कितना है? 40 है। अब हमें माध्य ज्ञात करना है, वो भी पद विचलन विधि से। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो अपने को निकालना पड़ेगा। कैसे माध्य निकालने का? पद विचलन विधि की बात करें तो सबसे पहले ए प्लस यहाँ पर सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये अपने को करना है, और गुणा एच कर देना, बस उत्तर आ जाएगा। ए हमने कितना माना है? 175 माना है, प्लस यहाँ पर सिग्मा एफ आई यू आई -4 बटे सिग्मा एफ आई आपका 40। एच कितना है? 10। ये लीजिए, 0 से 0 कट हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा। तो 175 माइनस 1 आपका कितना बना? 174। यही तो अपना उत्तर आना था। ये लीजिए जी, पद विचलन विधि से हमारा क्या हो गया? माध्य हो गया। कोई दिक्कत आई? नहीं आई। हमने आसानी के साथ बहुत इजी तरीके से हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं माध्यक की तरफ। माध्यक हमें निकालना है। माध्यक सबसे पहले होता क्या है ये जान लेते हैं। माध्यक क्या है? माध्यक मतलब बीच वाला, एकदम बीच में जो आए। लेकिन बीच में कैसे आएगा? जब किसी भी यथा प्राप्त आंकड़े हो या कोई आंकड़े हो, जब उनको हम आरोही या अवरोही क्रम में लिख दे और उसके बाद में बीच में आए। तो मतलब अगर परिभाषा की बात करें तो माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का वो मापक है जिसको, जो आंकड़ों के प्रेक्षणों का मध्य होता है। और मध्य कब आएगा? जब आंकड़ों को हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ये जरूर ध्यान रखना। तो हमें माध्यक अगर ज्ञात करना है, जैसे कि सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? यथा प्राप्त आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो उस इस कंडीशन में हमें क्या करना है? सबसे पहला काम
जो दिए गए आंकड़े हैं, दिए गए आंकड़े जो है इनको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, अब दिए गए आंकड़ों को हमने आरोही या अवरोही क्रम में सजा तो लिया, अब इसके बाद में कैसे माध्य ज्ञात होगा वो भी आप सुनिए। ये स्टेप है, इन स्टेप को फॉलो करना है तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब एन, एन क्या है, आंकड़ों की प्रेक्षण है, कुल प्रेक्षण है। यहाँ पर अगर आप बात करें तो कितने दिए गए, 15 कुत्ते। तो एन जो है वो आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर विषम भी हो सकता है और सम भी हो सकता है। जैसे कि 15 विषम हो गया, सम हो सकता है कि 16 आ जाए। तो विषम अगर आता है तब अपन क्या करेंगे, n+1/2 कर देंगे और वहीं आपका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर सम होता है तो n/2 करेंगे और इसके साथ साथ n/2 + 1 और इन दोनों का क्या लेंगे, माध्य लेंगे, तो वो आपका क्या बनेगा, तब जाकर माध्यक बनेगा। तो इस तरीके से हमें करने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे पास में आंकड़े हैं जो कि मैंने आगे वाली स्लाइड पे ऑलरेडी लिख दिए। पहला काम करेंगे, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाएंगे और फिर हम देखेंगे n कितना है। n हमारा विषम है तो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, और सबसे पहले हम इनको क्या लिखते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिखोगे तो सबसे छोटा आपके पास में क्या है, n, यहाँ पे 9 है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करेंगे आगे, तो आगे आपका इससे बड़ा क्या है, 10 है। तो ये लीजिए 10 आपका हो चुका है, यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है जी, लेकिन 10 दो बार है तो हम दो बार लिखेंगे। इसके बाद में 11 है क्या, 11 कहीं पर नजर नहीं आ रहा। 12 है क्या, तो 12 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा 12 आपका कहीं पे है क्या, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। चलिए 12 आपके पास में हो चुका है। 12 से बड़ा अगर देखें तो 13 होता है। यहाँ पे 13 आपका एक बार यहाँ पे है, इसके अलावा तो 13 कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब सॉरी, यहाँ पे ये वाला तो नहीं मिटाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अपने को क्या करना है, 13 पे करना है। तो 13 ये रहा। 13 से बड़ा अगर देखोगे तो 13 के बराबर दूसरी वैल्यू नहीं है, तो इसके बाद में 14 हो जाएगा। ये लीजिए 14, 14 दोबारा नहीं है, कोई बात नहीं। 14 के बाद में बात करते हैं तो 15 नहीं दिखाई दे रहा, 16 दिखाई दे रहा है। तो 16 हमने लिख लिया, ये लीजिए। इसके बाद में 16 आपका इसके अलावा कहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं। 16 के बाद में 17 नहीं हो रहा, 18 नहीं दिखाई दे रहा, 19 दिखाई दे रहा है, तो 19 हम कर लेंगे। 19 से बड़ा अगर देखोगे तो 20, 20 आपका दो बार है, तो 20 हम कितना लिख देते हैं, दो बार लिख देते हैं। ये लीजिए जी, दो बार 20 हमने लिख दिया। इसके बाद में अगर बात करें तो 20 से बड़ा क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 एक बार ही है, बिल्कुल 21 एक बार ही है। 22 आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 22 है तो हमने कितना लिख दिया, 22 लिख दिया। 22 के बाद में 23 आपको दिखाई दे रहा है, नहीं। 24 दिखाई दे रहा है, नहीं। 25 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 25, 25 के बाद में अगर देखें तो कितना आएगा, 26 आ जाएगा। 26 से बड़ा आपका लास्ट में क्या बचा, 36। ये लीजिए 36 आ गया। क्या सारी वैल्यू कट हो चुकी है, बिल्कुल। एन कितना था अपने पास में, एन बराबर अपने पास में है 15। गिन लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और 15 अगर आए हैं एन, इसका मतलब क्या हो गया, विषम। और विषम अगर अपने को निकालना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर माध्यक अगर निकालना है विषम की अवस्था में, तो हमें n+1/2 करना है। n कितना हुआ है, 15, ये कुल प्रेक्षण है। ठीक है जी, और यहाँ पर प्लस का 1/2, यानी कि 15 और 1 16, 16/2 करोगे तो आपका आठवां जो प्रेक्षण है वही आपका माध्यक बनेगा। अब आठवां प्रेक्षण है कौन सा, ये देख लो, गिन लो। अब आप यहाँ पर गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो आठवां प्रेक्षण क्या हो गया, वो आपका कितना आया, 19। इसका मतलब इसका यहाँ पर माध्य कितना हो गया, 19। माध्यक का मतलब आपका क्या है, माध्यक का मतलब है कि 19 एक ऐसा आपका वजन हो गया उन कुत्तों का जिसमें 19 से कम आपके कितने हैं, 50% है। गिन लो आप, देखो 1 2 3 3 3 6 और 1 7, 7 तो 7 का कम है और 7 का ही ज्यादा होगा, 2 2 4 4 और 3 7। तो इस तरीके से हमारा क्या निकालना होता है, माध्यक। पहले आरोही अवरोही क्रम, फिर देखिए कि आपका n जो है वो सम है कि विषम है। आगे बढ़ते हैं और आगे वाले सवाल को करते हैं, किस तरीके से करेंगे। एक बास्केटबॉल की टीम द्वारा मैचों की श्रृंखला में निम्नलिखित स्कोर बनाया गया। यहाँ पर, तो यहाँ पे सबसे पहले n देखूंगा मैं, n की सम है कि विषम है। तो यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, n बराबर 16 है, इसका मतलब सम है। विषम वाला हम लगा नहीं सकते लॉजिक। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन जो आंकड़े हैं हमारे पास में इनको आरोही क्रम में सजाएंगे। चाहे आप अवरोही क्रम में सजाएं, तो हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं सबसे पहले। अब आरोही क्रम में सजाना ही तो बड़ी बात है। यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करें ताकि नजर आ जाएगा। सबसे पहले सबसे छोटा आपका कितने पास में,
एक है। अब एक और कहीं पर है क्या देख लेना, यहाँ पर, यहाँ पे एक नहीं है, दोबारा नहीं है, नहीं है। इसके बाद में एक के बाद में दो अगर मैं देखूंगा तो वो भी नजर नहीं आ रहा आपको कहीं पे भी। ठीक है, तीन नजर आ रहा है क्या, तीन नजर नहीं आ रहा। चार, चार देखते हैं तो यहाँ पे चार, एक तो ये रहा, इसके बाद में चार कहीं और नहीं है, तो एक के बाद में आपका चार आ चुका है। यहाँ पे आगे चलते हैं, एक हो गया, चार हो गया, चार के बाद में पाँच नजर नहीं आ रहा, छः, छः यहाँ पे नजर आ रहा है एक जगह। इसके अलावा ये नहीं है, छः नहीं है, छः यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो छः हो गया। छः के बाद में बात करते हैं सात की, सात ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पर नहीं है। सात अगर देखें तो यहाँ पे है, इसके अलावा नहीं है, तो सेवन हो गया। सेवन के बाद में एट। अब एट आपका कई जगह मिल सकता है, एक तो ये मिल गया, एक ये मिल गया, तो दो बार आठ हो गए। ये लीजिए जी, दो बार आठ हो गए, कोई बात नहीं है। इसके बाद में आठ के बाद में बात करें तो नौ की, नौ आपका कितनी बार है, यहाँ पे नहीं है, नौ यहाँ पे है, नौ यहाँ पे है, दो तो ये हो गया, बस दो ही है। तो नौ आपका कितना हो चुका है, दो बार हो चुका है। नौ के बाद में दस आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा। ग्यारह अगर आप देखोगे तो ग्यारह भी नजर नहीं आ रहा। बारह नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा। तेरह, तेरह आप देखें तो ये आपका तेरह एक जगह ये है, इसके अलावा तो तेरह कहीं नहीं है। ठीक है, तेरह एक जगह नजर आया। तेरह के बाद में चौदह देखोगे तो चौदह नजर आ रहा है आपको, चौदह हमने लिख दिया। एक ही बार है क्या, बिल्कुल एक ही बार है। चौदह के बाद में पंद्रह नजर नहीं आ रहा, नहीं नजर आ रहा। सोलह, सोलह आपका स्टार्टिंग के अंदर है, तो सोलह स्टार्टिंग के अंदर लिख लेंगे, ये लीजिए। आरोही क्रम लिखना है तो उस तरीके से ही अपने को करना पड़ेगा। सोलह, सोलह के बाद में अगर देखोगे तो यहाँ पे कितना है, सत्रह है, तो हम कितना लिख देंगे, सत्रह लिख देंगे। सत्रह के बाद में अट्ठारह आपको कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। उन्नीस नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। बीस आ रहा है, नहीं आ रहा। इसके बाद में बच्चे कितने हैं अपने पास में, एक तो ये बचा हुआ है, एक तो ये बचा हुआ है, दो, तीन और चार, यही तो बचे हुए हैं चार, सब बाकी सब कट हो चुके हैं। तो इनमें सबसे छोटा अगर आप बात करोगे तो कितना आएगा, तेईस आएगा। तेईस के बाद में आपका छब्बीस, छब्बीस के बाद में अट्ठाईस, अट्ठाईस के बाद में आपका कितना हो गया, सैंतालीस। ये लीजिए, सब वैल्यू कट हो चुकी है। अब हमारे पास में कोई नहीं बचा। एन हमारे पास में कितना था, गिन लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। एन बराबर हमारे पास में कितना था, सोलह। सोलह मतलब हमारे पास में क्या हो गया, सम हो गया। अब सम अगर हो चुका है तो अब हमें एन बाई टू एंड एन बाई टू प्लस वन का माध्य लेना है। एन बाई टू, एन बाई टू करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, आठवां आएगा। ठीक है जी। और एन बाई टू प्लस वन अगर करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, नौवां आएगा। अब आठवां और नौवें प्रेक्षण का उठा के और इनका क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर निकालते हैं माध्य। तो आठवां, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठवां नौ हो गया, और ये आपका कितना हो गया, तेरह हो गया। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो नौ प्लस तेरह, इन दोनों का माध्य ज्ञात करते हैं, दोनों को जोड़ लिया। कितने मान है, ये दो है तो दो से भाग दे दिया। बाईस में दो का भाग दोगे तो कितना आएगा, ग्यारह। तो इसका माध्य कितना आ जाएगा, ग्यारह। अब ग्यारह एक ऐसी संख्या है यहाँ पर जिसमें 50% ग्यारह से कम है और 50% जो है वो ग्यारह से ज्यादा है। इस तरीके से माध्य हम निकालते हैं जब हमारे पास में क्या हो, यथा प्राप्त आंकड़े दिए गए हों। और अब हम बढ़ते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की तरफ, कि उनका माध्यक हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए जो 35 विद्यार्थियों द्वारा गणित की परीक्षा में अधिकतम अंक 15 है और उनका क्या है, दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पर n कितना है ये आप देखिएगा, n हमारे पास में कितना दिया गया है, 35 दिया गया है। अब 35 अगर दिया गया है तो क्या दिक्कत है, आराम के साथ में हम कर सकते हैं इन चीज़ों को, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इन आंकड़ों की। ये आंकड़े हैं आपके पास में, ठीक है। तो प्राप्तांक हो गए, यहाँ पर ये प्राप्तांक है, ये विद्यार्थियों की संख्या यानी कि जिसको क्या कह सकते हो, एफ आई बारंबारता आपकी। तीन नंबर जो है वो चार के, पाँच इसके, अधिकतम 15 में से ये आपके आए हैं। ठीक है जी, ये इस तरीके से। लेकिन ये वैल्यू जो है वो अगर हम माध्य ज्ञात करना चाहते हैं तो आरोही या अवरोही क्रम में होना चाहिए। तो आरोही या अवरोही क्रम में हम इनको सजा देते हैं। अब अगर मैंने इनको आरोही क्रम में अगर लगा दिया, आरोही क्रम में हमने इनको लगा दिया तो कुछ इस तरीके की आपकी क्या बनी, टेबल बनी। अब इस तरीके की टेबल बनी है तो एन आपके पास में पता होना चाहिए भैया, एन पता होना चाहिए। एन कितना है हमारे पास में, 35 है। अब 35 है तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, विषम हुआ। बिल्कुल हुआ सर। अब विषम अगर होगा तो हमें क्या करना, निकालना पड़ेगा, माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n प्लस वन बटे दो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 35 प्लस एक बटे दो करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसका मतलब 18वां प्रेक्षण जो होगा वो हमारा माध्यक बनेगा। अब 18वां प्रेक्षण
यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या है, इसका मतलब हमें जरूरी पड़ेगी किसकी, संचयी बारंबारता की। तो हम संचयी बारंबारता की सारणी यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर ये प्राप्तांक है आरोही क्रम में, ये विद्यार्थियों की संख्या। संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, यहाँ पर संचयी बारंबारता अगर हम बनाएंगे तो ये आपका क्या है, 4 हो गया। तो 4 में 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 5 जुड़ेगा तो कितना, 15। 15 में 3 जुड़ेगा तो आपका 18। 18 में 1 जुड़ेगा तो 19। 19 और 7 कितने हो जाएंगे, 26। 26 और 3 आपके कितने हो जाएंगे, 29। 29 और 2 आपके 31। 31 3 34। 34 और 1 35। देख लीजिए टोटल विद्यार्थी 35 थे, और यहाँ पर भी संचयी बारंबारता कितनी आ रही है, 35। लेकिन अभी हमने निकाला कि कौन सा प्रेक्षण होना चाहिए, 18वां प्रेक्षण जो होगा वो हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। 18वां कौन सा हो रहा है, ये आप देखिएगा। तो यहाँ पर 18वें प्रेक्षण का प्राप्तांक कितना है आप देखेंगे तो वो 7 है। इसका मतलब हमारा माध्यक जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 7। यानी कि 7 नंबर ऐसा है जिसमें 50% से कम है, 7 नंबर से, और 50% ज्यादा है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि टोटल आपके पास में कितने हैं, 35 है। तो सीधी बात है, 17 इधर 17 इधर, बीच वाला आपका हो गया। और ये हमने आसानी के साथ में ज्ञात कर लिया। बताओ कितना इजी, कितना आसान, इजी तरीके से हम उड़ाते जा रहे हैं। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं और चीजों को। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर आंकड़े हमें दिए गए हैं, यहाँ पर आंकड़े तो हमें दे दिए, लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं दिया कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम एन ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर एन अगर हम ज्ञात करेंगे तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे सबसे जोड़ेंगे, 2 और 5 7, 7 7 14, 14 और 8 22, 22 और 13, 22 और 13 बच्चों 35 हो जाते हैं। 35 और 6 41, 41 51 10 61, 61 और 6, 61 और 6 67, 67 बेटे, 67 और 3 कितने हो जाएंगे, 70। तो एन का मान कितना आ गया बच्चों, 70 आ गया। और 70 तो क्या होता है, सम होता है भैया। ये लीजिए जी, एन अपने पास में क्या आ गया, 70 आ गया। अब 70 की अगर आप बात करोगे कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यक आप बताओ। माध्यक हम जो ज्ञात करते हैं बच्चों, यहाँ पर क्योंकि भार किग्रा में अपना लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और देखिए 40 41 42 43 44 45 46 48, यहाँ पर ऑलरेडी आपके क्या लिखे हुए हैं, सारे के सारे आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। माध्यक अगर याद करना है तो n/2 और n/2+1 वाला का माध्य इनका लेना होता है। तो यहाँ पर n/2 करेंगे तो 70/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 35वां प्रेक्षण। और n/2+1 करोगे यानी कि 70/2+1 करोगे तो कितना होगा, 36वां। तो 35वां और 36वां प्रेक्षण जो होगा, इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा, और उत्तर आएगा। तो यहाँ पर 35 और 36वें के लिए संचयी बारंबारता करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कितना है, 2 है। 2 और 5 कितने बन जाएंगे, 7। 7 और 7 कितने हो जाएंगे, 14। 14 और 8 22। 22 और 13, 22 और 13 आपके कितने बनेंगे, 35 बनेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर 35 और 26, 35 और 26 अगर आप देखोगे तो ये आपका 35 और 6 41, 51 10 आपका कितना बना, 61। 61 और 6 67, 67 और 3 70 हो गए। तो हमें 35वां और 36वां, अब 35 तक तो हमारे पास में क्या हुआ है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है। और 35वां और 36वां ही प्रेक्षण अपना होगा, 35वां और 36वां। अब 35 वाले में तो 35 तक ही आएगा, इसका मतलब 36 वाला किस में होगा, 61 वाले में इसमें आएगा। इसका मतलब हमारे पास में कौन कौन से प्राप्तांक आ रहे हैं, एक तो 43 आ रहा है, और एक हमारे पास में क्या हो रहा है, 44 आ रहा है। और इनका हम क्या निकालेंगे, माध्य, वही आपका क्या होगा, मध्यांक, माध्यक होगा। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे 43 प्लस 44 बटे आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही प्रेक्षण है, यहाँ पर 2 ही प्राप्तांक है। तो यहाँ पे 4 3 7 4 4 8 बटे क्या कर देंगे, 2। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 43 पॉइंट हमारे पास में एक जीरो, यानी कि 43.5। तो इसका माध्यक जो आ गया वो 43.5 आ गया। 43.5 एक ऐसा अंक है जिसकी 50% से कम होंगे लोग, और 50% से ज्यादा भी होंगे। तो इस तरीके से हम सवालों को करेंगे तो बहुत इजी तरीके से हम उड़ा पाएंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने बहुलक की तरफ। बहुलक बहुत आसान है, मतलब आप देखते ही पता कर सकते हैं कि इसका क्या बहुलक आएगा, मतलब विद इन सेकेंड आपका। जैसे कि बहुलक का मतलब क्या है, बहुलक भी एक केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है, पहले तो ये समझ लीजिए। और बहुलक क्या होता है कि जो प्रेक्षण बार बार आता है, ठीक है ना, जो प्रेक्षण बार बार आए मतलब सबसे ज्यादा आए, ठीक है ना, जो प्रेक्षण क्या है, सबसे अधिक आए, मतलब जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, वही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। चलिए ये एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, किसी फुटबॉल टीम द्वारा 12 मैचों में किए गए गोल इस प्रकार है। 12 मैच में लगातार किसी फुटबॉल टीम द्वारा कोई 1 2 2 2 2 2 इस तरीके से
अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, गोलों का बहुलक। बहुलक गोल अगर हमें निकालना है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, आप वो गोल का नंबर देखिए जो सबसे ज्यादा आ रहा है। अगर आप इनका ढंग से परीक्षण करोगे, ढंग से एनालिसिस करोगे, तो एक चीज समझ आएगी कि दो एक ऐसी चीज है, दो जो आपका सबसे ज्यादा है। कितनी बार? 4 आया है। तो इसकी मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुलक कितना है? 2 है। कैसे कहा? जो सबसे ज्यादा आया है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, वही हमारा बहुलक है। चलिए एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। अगर हमारे पास में ऐसी टेबल बनी हुई आ जाए, तो क्या देखो कि भार है, तो बहुलक भार हमें निकालना है। यहाँ पर ये समझ लीजिए, बहुलक भार अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम क्या कह सकते हैं, बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो कितना है? 22। तो इसका मतलब बहुलक भार कितना हो गया? वो आपका कितना हो गया? 45 किग्रा हो चुका है। यही अपना करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बारंबारता सबसे अधिक थी। इस तरीके से सवाल करने कितना आसान है। तो उम्मीद है कि ऐसे सवालों को आप आसानी के साथ में कर पाएंगे, और ऐसे सवालों को इसी तरीके से अपने को करना है। दिक्कत किसी चीज़ की आएगी नहीं। मिलेंगे अब अपने पार्ट नंबर 4 में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्नावली को। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।